आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं ये विगत वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछा गया था 5 नवंबर 2020 को। आपको बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर है आपके सामने, समाज कार्य का 5 नवंबर 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं, प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। प्रश्नों का जवाब आप लोग पॉजिटिव या सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच के जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। मैं चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। यदि आपके मन में कोई विचार आता है, कोई कहीं डाउट होता है, तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नानाजी देशमुख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यही आपका सही जवाब है, नानाजी देशमुख, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। अब देखिए मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ 2-3 बातें, क्योंकि आप सोशल वर्कर के स्टूडेंट हैं आप सभी लोग, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, नानाजी देशमुख के बारे में। ओके 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 मैडम, ओके। तो नानाजी देशमुख के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश में है। जितने मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, एमपी में है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सरकार के द्वारा विधायिका के माध्यम से 12 फरवरी 1991। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बताने क्या जरूरत है, भाई जरूरत है। प्रश्न हो सकता है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना का डेट पूछ ले। कारण क्या है? कारण यह है कि यह सोशल वर्क का विश्वविद्यालय है, यहाँ सोशल वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसी दिन सन 1991 को एक अधिनियम 1991 द्वारा इसको बनाई गई और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सामाजिक कार्यकर्ता थे एक, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस रहा, सोशल वर्कर थे वो, उनका नाम था नानाजी देशमुख। इन्हीं के द्वारा। हाँ, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि इसमें तो बहुत सारे विद्वान का नाम आता है, बहुत सारे व्यक्ति का नाम आता है, परंतु नानाजी देशमुख ऐसा है क्या? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नानाजी देशमुख के द्वारा लोगों को ग्रामीण बनाने के लिए कौशल प्रदान करने का प्रयास किया था। लोगों को ग्रामीण बनाने मतलब ग्रामीण में जो एक्टिविटी हो रही थी उनको स्किल प्रदान कर रहे थे वो। स्किल का मतलब ये था दक्षता दे रहे थे उनके अंदर, कौशल विकास कर रहे थे वो। तो ये विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के, इसलिए आपका यहाँ पर इनकी भूमिका आती है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किया था नानाजी देशमुख ने, जो सोशल वर्कर थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ग्रामीण में जो लोग थे उनके लिए कौशल प्रदान करने का प्रयास किया था, ये बात पर ध्यान रखिएगा आप सब। अब आप सोचिए रहे हैं कि महात्मा गांधी जी यहाँ पे क्यों आए? बहुत लोग यही सोचते होंगे कि महात्मा गांधी चित्रकूट है तो चलो भाई इन्हीं का नाम होगा। अच्छा, मैं दूर क्यों जाता हूँ भाई, आप लोगों से यही बात कर लेता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए जो है इन महान भाव का चूज जो ऑप्शन है, आप देखिए 4 है। भाई इन्होंने पता नहीं क्या सोच के पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा दिया, बाकी तो लगना ही नहीं चाहिए था इस पर। परंतु अगर हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो आपको 2-3 बातें, चंपारण सत्याग्रह कितने लोगों को मालूम है? देखो, ये आप सोच रहे हैं कि इतिहास पढ़ा रहे हैं सब, नहीं, इतिहास नहीं, समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी का नाम आया है, हो सकता है पूछ ले। 1917 में याद रखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये खेड़ा आंदोलन है। आप अगर इग्नू की बुक पढ़ेंगे, इग्नू के समाज कार्य की बुक पढ़ेंगे तो चंपारण सत्याग्रह भी मिलेगा और खेड़ा सत्याग्रह भी मिलेगा इग्नू की किताब में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इग्नू सत्याग्रह की बात करते हैं तो भी ये 1917 आएगा। आपको बता दूं, अहमदा मिल मजदूर आंदोलन था, क्यों? 1918। हाँ बिल्कुल गणेश जी। और खिलाफत आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1920 आ जाएगा आपका। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1920 आ जाएगा आपका। नमक आंदोलन की बात करेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1930 आ जाएगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1942 में आया है ना।
ये सारी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब ये याद होगा तब जब सोशल वर्क के नोट्स में इस तरीके से बना लेंगे महात्मा गांधी के बारे में, और फिर आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कोरिलेट करके याद करिए यहाँ पर आप सभी लोग। सर एक वर्धा में भी हुआ था ना सर, महात्मा गांधी चले हिंदी। बहुत सारे आंदोलन है सर महात्मा गांधी जी के ना, इतने सारे आंदोलन है कि पूछो जी। उनके नाम पर चले सर, वर्धा का। हाँ सर, वो सेवाग्राम से कुछ था ना, वर्धा तक ले गए थे। वर्धांता आंदोलन। वर्धा सर, वर्धा एक पांच तरह जिला है, वहाँ पर हिंदी चले थी और वर्धा में आंदोलन भी हुआ था उसका। ओपन यूनिवर्सिटी है सर। अच्छा, वर्धा, ओके, ठीक है, वो भी सही। तो आप इस तरीके से वहाँ पे बेसिकली क्या था, वर्धा में बेसिक शिक्षा की बात की गई थी। क्या मालूम है आप लोगों को? वर्धा अगर हम बात करते हैं जो है वर्धा योजना के बारे में, है ना, शायद आप यही बताना चाहते हैं। तो वर्धा योजना जो थी वो बेसिकली बेसिक शिक्षा की बात करती थी, जहाँ पे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों का पुनर्निर्माण और सामाजिक क्रांति लाने की बात करते थे। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली बुनियादी शिक्षा की अगर बात जब करते हैं तो जाहिर सी बात है नाम किसका आता है, महात्मा गांधी जी का ही नाम आता है। जब मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का सन 1937 में किया था, 1937 में किया था। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जब कभी बुनियादी शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं तो तालीम उसकी देने की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी की बात हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक शिक्षा योजना 1937, बुनियादी शिक्षा योजना 1937, प्रारंभिक शिक्षा योजना 1937, वर्धा शिक्षा योजना 1937, सारा 1937 का ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बात आगे बढ़िए जरा सावित्रीबाई फूले के बारे में। सावित्रीबाई फूले के बारे में आप सबको मालूम होगा, एक ऐसी स्त्री हैं या एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा को मजबूत किया ज्योतिबा फूले के सहयोग से। आपको बताओ ज्योतिबा फूले की क्या लगती हैं, सावित्रीबाई फूले वाइफ लगती है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, उन्हीं के सहयोग से सन 1 जनवरी 1948 को पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला गया था। जानते हैं आप लोग? राजकुमारी मैडम जी समय पर आया करें। आपने बताया था। ओके सर 1948 है। 1948 1948 यस, सॉरी 1848 हाँ सॉरी 1848 करेक्ट करिए भाई, हो जाता है कभी कभी, है ना। 1848 में पुणे में पहला जो है बालिका विद्यालय खोला गया और पहली स्त्री शिक्षिका थी ये। उस दौर में स्त्री के लिए प्रौढ़ शिक्षा को लेकर पूना में चलाया गया था 1849 में किसके लिए? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। तो ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए सावित्रीबाई फूले से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1912 में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया था। सन 1919 में अगर मैं बात करूं, प्रयागराज के होम रूल लीग के ये सचिव बने थे। क्या बने थे ये? सचिव बने थे। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ओके मैडम, एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा से देखिए जरा, एक बार दोबारा से लेफ्ट हो जाइए, एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए। आगे अगर हम बात करते हैं 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे ये, महात्मा गांधी जी से ये पहली बार मिले थे। 1920 में अगर हम बात करेंगे तो किसान मार्च जो है मार्च का आयोजन किया था, किसान मार्च का आयोजन किया था। 1923 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1923 में भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने थे ये, और इनको जो है भारत रत्न से पुरस्कार से जो है नवाजा गया है 1955 में। प्रथम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बातें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, परंतु इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़िए। एक प्रश्न पर हम लोगों ने इतनी बड़ी व्याख्या किया है। अब देखिए प्रश्न सरल है। हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड के नियमित विकास एजेंडा की समय सीमा क्या नियत की गई है? 2030। 2030 सर बस। 15 से 30 है ना सर? हाँ 30 होगा। तो
यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है। 2015 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 2030 तक में सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए इसको जो है एक प्रकार से खाका तैयार किया गया था। खाका जिसमें 17 आपको लक्ष्य बताए गए। भाई कोई गरीबी नहीं, शून्य भूख मतलब जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार इत्यादि जो 17 लक्ष्य थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत रखे गए थे। आपको बता दूं 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने 2030 तक के विकास एजेंडा को ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड का नाम दिया। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड का नाम दिया। किसने नाम दिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से इसको अपनाया गया। शीर्षक के रूप में इसको जो है फिर अपनाया गया। अगर हम बात करें यहीं पर तो एक चीज़ हमें और देखने को मिल जाती है, हमें एक चीज़ और समझने को यहाँ पर मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें जो है इसमें 92 पैराग्राफ थे। कितने पैराग्राफ थे? 92। याद रखना 92 पैराग्राफ थे। और इस पैराग्राफ में एक पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है 59 पैराग्राफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी पैराग्राफ में कुल टोटल 17 लक्ष्य बताए गए हैं, 169 विशिष्ट लक्ष्य बताए गए हैं और 232 संकेत बताए गए हैं। याद रखिएगा ये 3 बातें आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। चलो याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 232 टू, अरे कभी कभी हाथ भी बहुत तेज चल जाता है। चलो 232 समझते चलिएगा सभी लोग। किसी अनुच्छेद में अस्पष्टता की चर्चा की गई, बताइए। मतलब आप लोगों को तो ये कंठस्थ याद हो गया। चलिए बताइए जरा एक्ट के बारे में, कब आया अस्पष्टता एक्ट अधिनियम? 1955। शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 बातें आपको यहाँ से अस्पष्टता से याद है। विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो 14 बताता है। और जब हम 15 की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 15 में, है कि नहीं भाई? बोलिए एक बार। हाँ सर, इसके चलो। 3 भाग हैं सर। हाँ चलो अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 51। अब अनुच्छेद 51 आपसे कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कितने लोग शामिल हैं, सहमत हैं कि 51 यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना? हाँ सर यही है। और इसको नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया है, डीपीएसपी में रखा गया है। मैंने सोचा 51 का ए आप लोग सोच रहे होंगे कहीं 6 से 14 वर्ष के बालकों के बारे में। चलो अच्छी बात है, नहीं सोचा। ठीक, फिर बहुत बढ़िया। अगर आप ये सोच रहे थे तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब आपका 2। आपको बता दूं कभी कभी ये ऑप्शन जो देख रहे हैं गलत मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये पेपर को सॉल्व मत करिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रश्न को देख के सॉल्व करिए, यही समय है। तो बताइए सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतन, कितने लोग जानते हो चेतन का मतलब जागरूक होता है? सभी लोग। अब चेतन, अधिकार चेतन का जो उपागम है उसका अर्थ पूछा है। मैं आपको बता दूं जब हम चेतन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, पाउले फ्रेरे की। अब आप सोच रहे होंगे ये कि भाई सामुदायिक संगठन है। अब हम पाउले फ्रेरे के बारे में पढ़े हैं सामाजिक क्रिया में, तो ये सामुदायिक संगठन में आया कैसे? मैं आपको बताता हूँ। चैतन्यकरण का सिद्धांत अधिकार चेतन का ही उपागम है। और अधिकार चेतन का उपागम बड़े स्तर पर किया जाता है।
और ये बड़े स्तर पे जो संगठित करने की क्रियाविधि होगी वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, देन उसके बाद आपका सोशल एक्शन में जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप किसको लगाएंगे? थर्ड को। हाँ, इसलिए आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। सेवा प्रदान करने बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रथा तो नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, शोध के लिए समुदाय को समझना, शोध के लिए समुदाय को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रिसर्च की बात होता है, रिसर्च की बात होती है शोध में। हमें संगठित करना है अधिकार चेतन को उपागम को लेकर। आपका यही ऑप्शन सही था, सी वाला ही, थर्ड वाला। बहुत सरल प्रश्न है, केवल कॉमन सेंस का प्रयोग करना था यहाँ पर। बात कर देंगे नेक्स्ट प्रश्न, मुक्त साचर्य। पहले तो आप मुझे यह बताइए किताब किसने दिया है जी? फ्रायड। हाँ, मनोविश्लेषण पर। फ्रायड, शाबाश। ये फ्रायड आपने सही बताया सर। आप लोगों ने मुझे फ्रायड का जो नाम बताया है ये सही बताया है आपने। फ्रायड ने मनोविश्लेषक जो उपचार था उसमें जो है एक प्रकार का इसने टेक्निक का उपयोग किया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे कंडीशन पर आप मनोविश्लेषक उपचार का ही लगाएं, सही जवाब होगा ये आपका, मुक्त साचर्य। जब आप व्यवहार चिकित्सा की बात करेंगे, व्यवहार उपचार की बात करेंगे, तो कार्यात्मक विश्लेषण और कार्यात्मक मूल्यांकन पूरा करते हैं जब आप, तो भावनाओं को पूर्ववर्ती और प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में देखते हैं, तो मनोचिकित्सा का उपचार लागू हो जाता है। बेसिकली व्यवहार संशोधन एक शब्द है, व्यवहार संशोधन। पहली बार किसने दिया? स्किनर। गलत जवाब, पहली बार थॉर्नडाइक ने दिया था। अच्छा हाँ सर। थॉर्नडाइक ने पहली बार 1911 में, 1911 में। अच्छा, व्यवहार चिकित्सा पहली बार किसने दिया? ये स्किनर ने दिया होगा सर। हाँ, ये स्किनर ने दिया है, ये स्किनर का। अच्छा, अब आप लोग स्किनर का ही नाम मत याद रखें, परंतु प्रथम में पूछा है तो स्किनर का नाम याद रखें। प्रथम मैंने पूछा था इसलिए आपने स्किनर बताया, सत्य था। लेकिन अगर मैं केवल कहूँ कि व्यवहार चिकित्सा किसने दिया, तो आप लोग एक ही नाम मत बोलिएगा, पावलाव बोल दीजिएगा, थॉर्नडाइक बोल दीजिएगा, स्किनर बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अल्बर्ट बेंडूरा का नाम ले लीजिएगा आप लोग, मैक्स वर्धिमर का नाम ले लीजिएगा। भले वो उसने गेस्टाल्ट थेरेपी का प्रयोग किया, परंतु व्यवहार चिकित्सा ही थी वो। इनसाइड थ्योरी की बात करेंगे, कोनफ्का वगैरह के बारे में, तो भी बोल देना आप वही नाम, ये व्यवहार चिकित्सा में आ जाता है। इतने नाम बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपने नाम सुना संज्ञानात्मक, कितने लोग जानते हो सीबीटी? हाँ सर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अल्बर्ट एलिस, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मनोचिकित्सा की वह ये पद्धति है जहां मनोरोगी के सोचने, यानी सोचने का मतलब क्या होता है? संज्ञान, संज्ञान और उसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। तो मैं आपको बताऊं, अल्बर्ट एलिस। अच्छा, यहाँ पे अल्बर्ट एलिस का नाम तो सत्य था, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर सीबीटी में हम जब बात करेंगे, एरोन बेक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? एरोन बेक का। एरोन बेक का जब नाम लेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा पर चर्चा वर्ष के साथ करेंगे 1960 में। 1960 में संज्ञानात्मक उपचार को लेकर, ठीक है, एरोन बेक ने लेकर आया था सीबीटी को। फिर अगर हम बात करेंगे टास्क सेंट्रल उपचार, कार्ल रोजर्स। कब? टास्क सेंटर्ड बोल रहे हैं आप? नहीं, क्लाइंट सेंट्रल। हाँ, वर्ष 1950, 40-50। हाँ 40-50, वेरी गुड, 40-50 बोल सकते हो, 40-50 बोल सकते हो। कोई एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि 40 भी आ जाए 50 भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। 1950 आएगा तो ठीक है, नहीं तो 1940 आएगा, यही आएगा। दोनों नहीं आ सकते, अगर दोनों आते हैं तो 1940 को लगाइएगा, दोनों अगर आते हैं तो। चलिए आगे बात करें। अच्छा, ये मानसिक उपचार है, जानते हो क्या ये मानसिक उपचार है। ये कौन सा उपचार है? मानसिक उपचार है। हो तो गया, सारे टॉपिक हो गए। बाकी तो यहाँ पे 1880 में अगर हम बात करते हैं तो मनोविशेषक उपचार के बारे में बात किया गया था। सॉरी, 1880 नहीं, 1890। 1890 इज द राइट आंसर। फ्रायड ह्यूमन बिहेवियर की बात की, ह्यूमन बिहेवियर की। चलिए आगे। रोगेरियन थेरेपी किसको बोलते हैं? रोगेरियर थेरेपी भी इसी का नाम है, क्लाइंट सेंट्रल्ड का ही।
क्लाइंट सेंट्रल करूँ, है ना। आगे बढ़िए। अब देखिए, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत के संदर्भ में आव स्थितियों को निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? सर फोन भाई बहन को, तो हाँ, मतलब सर। भाई भाई बहन को। देखिए, आपको बता दूं, ये जो समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत था, पहले मेरी बात को, इसको पहले समझ लीजिए एक बार अच्छे से। समव्यवहार विश्लेषण का जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत आपको बता दूं मैं, अल्बर्ट एलिस का भी नाम आएगा, जॉर्ज होमस का भी नाम आएगा, एरिक बेक का भी नाम आएगा। अब समझिए, यहाँ पे सबसे विधि के रूप में एरिक बेक का नाम। किसके नाम? एरिक बेक का नाम। और एरिक बेक ने 1950 में ये बात को किया था। समव्यवहार विश्लेषण बेसिकली एक्सचेंज थ्योरी जॉर्ज होमस का नाम आता है, लेकिन अपने अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया, तो मैंने तीनों नाम बता दिए। अगर एरिक बेक नहीं होगा, बाय द वे एरिक बेक होगा, जॉर्ज होमस भी हो सकता है, लेकिन जॉर्ज होमस जब होगा तो वहाँ पे विनिमय का सिद्धांत होगा, वहाँ फिर विनिमय का सिद्धांत होगा। एल्बर्ट एलिस भी हो सकता है, फिर वहाँ सीबीटी होगा। लेकिन अगर ना सीबीटी है ना एरिक बर्न है, बात को समझिए आप लोग, ना ही विनिमय का सिद्धांत है, तब समव्यवहार का सिद्धांत में अगर जॉर्ज होमस आ गया तो जॉर्ज होमस को लगा दीजिए, और एरिक बेक नहीं है। गलत नहीं है, सही है। परंतु एरिक बेक ने जब इसके बारे में चर्चा किया तो इसने 3 अहम अवस्था के बारे में बात किया: माता पिता, वयस्क और बाल, बच्चों के लेकर 3 ही इसकी मध्य 3 अहम अवस्था है। कौन कौन से? माता पिता। अब आप सोच रहे हैं माता पिता कैसे? देखिए, इसने कहा कि अपने थ्योरी में, समव्यवहार विश्लेषण में इसने कहा कि एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने माता पिता या अन्य माता पिता के आंकड़े कैसे काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने माता पिता के कार्यों की व्याख्या कैसे की है, इस बारे में एक बेहोश नकल के जवाब में लोग व्यवहार करते हैं और महसूस करते हैं और सोचते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आपको समझ में अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल आपको बता दूँ, एक व्यक्ति निराशा से किसी पर चिल्ला सकता है क्योंकि उन्होंने बचपन में एक प्रभावशाली व्यक्ति से यह सबक सीखा है कि यह काम करने का एक तरीका है, और ऐसी क्रियाविधि समव्यवहार विश्लेषण में आता है। माता पिता, तो अगर उसने सीखा था कि पहले उसने सीखा है कि कोई काम अगर लेना है तो चिल्ला दीजिए, वही फिर एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर, तो इसलिए उसने माता पिता को शामिल किया। एक तो ये हो सकता है। फिर उसने बालक को भी शामिल किया। मान लीजिए ये एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग व्यवहार करते हैं और महसूस भी करते हैं और उसी तरीके से सोचते भी हैं। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि एक व्यक्ति जो काम पर खराब मूल्यांकन प्राप्त करता है और एक व्यक्ति जो काम पर खराब मूल्यांकन प्राप्त करता है, वह फर्श को देखकर और रोने और चिल्लाकर जवाब दे सकता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बच्चे के रूप में डांटा जाता है और उसी के विपरीत एक अच्छा मूल्यांकन भी प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति पर व्यापक मुस्कान और धन्यवाद जैसी हर्षित भाव को भी प्रतिक्रिया दे सकता है। बच्चा के भावनाओं और सृजन, मनोरंजन और सहजता और अंतर्गता का भी यहाँ पे स्रोत हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि अगर आपने बच्चे को अपनी कुछ प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बालक को कुछ सिखा रहे हैं, बालक कुछ सीख रहा है आपको देखकर, तो वो समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत बताता है। ये बात कहा एरिक बेक ने कि ये बालक भी यहाँ पे सीखता है, माता पिता भी सीखता है, बालक भी सीखता है। फिर इन्होंने कहा कि वयस्क, अच्छा वयस्क को ही प्रौढ़ बोला जाता है। वयस्क को ही क्या बोला जाता है? प्रौढ़ बोला जाता है। इस अवस्था में जिसमें लोग व्यवहार करते हैं, महसूस करते हैं और उसी तरह से सोचते हैं जैसे कि उन्होंने बचपन में किया था। बचपन में किया था, मैं आपको बता दूं, ये प्रौढ़ अवस्था वाले सीखेंगे।
और जो माता पिता होंगे वो कहाँ से, वो कार्यों की व्याख्या करते हैं और वो नकल करने के व्यवहार को सीखते हैं माता पिता। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे अगर खराब मूल्यांकन करते हैं किसी एक्टिविटी पर तो वहाँ पर माता पिता उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बालक की भूमिका यहाँ पे होती है। तो मैं अगर बात करूँ प्रौढ़ के बारे में, तो जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। यहाँ पर वयस्क को मजबूत बनाना है तो सीखना है, तो उसके लिए ट्रांस एनालिसिस जो संव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत है उसके लक्ष्य को जानना होगा। जबकि एक व्यक्ति प्रौढ़ अहंकार की स्थिति में है, उसे वास्तविकता के एक उद्देश्य मूल्यांकन की ओर निर्देशित कर सकता है। ऐसे में इस बात को लेकर बात किया था। अब आप सोच रहे हैं कि व्यक्ति जो है भाई बहन से भी सीख सकता है। बात सही कह रहे हैं। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन से, सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर। तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो उसने बात ही नहीं किया था, इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया था, इसलिए आप इसको काटिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। कितने लोग सहमत हैं बताइए। मैं सहमत हूँ सभी लोग ना? हाँ सर। ठीक, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। मैंने ये प्रश्न को आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कर रखा है। टॉनिक सर, टॉनिक गेसल सॉफ्ट, जेमिन सॉफ्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं गेसल सॉफ्ट को क्या बोला जाएगा, बोलिए जरा। समुदाय। कम्युनिटी। समुदाय वेरी गुड। और गेमिन सॉफ्ट को क्या बोला जाएगा, समिति। सोसाइटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी समिति गुड। या संघ, समिति और संघ। हाँ सब सोसाइटी नहीं, सोसाइटी। नहीं समिति समुदाय होता है। समिति, एक मिनट गलत हो गया, ये संघ होगा सर। समिति आपकी ये बनेगी, ये संघ होगा, ये संघ होगा, ये समिति होगी, ये कम्युनिटी होगा, ये सोसाइटी होगा। यही आपका प्रमाण जो है। अगर हम बात करेंगे एफ्टोनीज का नाम आएगा। एफ्टोनीज ने इस सिद्धांत को या इस अवधारणा को, इस समूह को जब दो भागों में डिवाइड किया तो वह वर्ष था 1887। 1887 याद रखिएगा आप सभी लोग। आपने यहाँ पे ज़ोरोकिन का नाम सुन रहे हैं, ज़ेरोकिन नहीं है ये नाम है, जानते हो क्या? सोरोकिन। सोरोकिन। सोरोकिन आप लोग जानते हैं भावनात्मक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक, 3 ऐसे अपने जो है चरणों के बारे में समाज के या सोसाइटी के बारे में चर्चा किया था। सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चर डायनेमिक एक किताब लिखा था, उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1982 में। नाम आपने सुन रहा है केनिथ डेविस के बारे में। केनिथ डेविस जो है क्या चीज़, नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। सभी लोग क्या बोल रहे हैं सर? के बारे में नहीं बताया था, जिसमें एक रिचुअल था, रिचुअलाइजेशन था। नहीं तुम लोग 3R से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। मैं इसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग को मैंने जब PDF या नोट्स प्रोवाइड कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लिया करें। अगर नोट्स में PDF में ना हो तो बात दूसरी है सर, है ना। कल भी आप लोगों में से शायद कोई बच्चा पूछा था 3R के बारे में, है ना। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में बताया था सर। बिल्कुल 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 एडिक्शन का ही है। हाँ। बिल्कुल, मैंने कल आप लोगों को इसी के बारे में बताया था, है ना। प्लीज़ उसको ध्यान दे थोड़ा सा। अब 3R मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पे, 3R इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों से पूछ ले कर्मकांड था इसके बारे में उसके बारे में, है ना। हाँ अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी एक बार क्लास ले लूँगा, वहाँ पे आपको बता भी दूँगा। आगे बात करते हैं। अगर देखिए कहाँ था मैं, सोशल कल्चर डायनेमिक का 1982। तो यहाँ पे आप लोग सोरोकिन की जो ये 1949 बताया था ये। सर ये नहीं है सर, 82 नहीं है सर। नहीं यहाँ जो हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से, एक मिनट रुक जाइए। किताब का नाम क्या है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक। हाँ सर।
कल्चर सामाजिक डायनेमिक। सांस्कृतिक गतिशीलता उसी को बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, 1937 का है। अच्छा और अच्छा। जो सोशल कल्चर एक मोबिलिटी करके भी है। दोनों बुक्स एक सी है, आगे का नाम सिर्फ सोशल गतिशीलता है, कल्चर उसमें डायनेमिक। हाँ 1937 का है। और जो मोबिलिटी है, सोशल कल्चर मोबिलिटी, वो 1959 का है। 82 में कोई नहीं सर। पहले देखो कहाँ पे ये आपको बता दूं आपको, ये एक प्रकार का एडिशन है। ये जो होती हैं किताबें जो है एडिशन होती हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं ना आप लोगों से, हाँ, edition संस्करण भी समझते हो, संस्करण आप सभी लोग, तो हाँ। वो संस्करण से भी आप लोगों से जो है किताबें बनाई जाती हैं कभी कभी, कि किसने कब दिया है, कब आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेरोकिन का जो नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट किताब का नाम है, ठीक है। किताब का नाम है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, सोशल कल्चर डायनेमिक। आपने अभी बताया है 1937, तो 1937 रख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिकली स्टडी को लेकर इन्होंने चेंज की बात किया, मेजर सिस्टम की बात किया था इन्होंने, सोशल रिलेशनशिप की बात किया था। तो आप याद रख लीजिएगा नाम 1937 का। एडिशन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये लास्ट एडिशन है 1982 का, 1982 का संस्करण, इसको हम लोग बोलते हैं संस्करण के नाम से जानते हैं, ठीक है, संस्करण के नाम से। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। देखो नाम एक और बच रहा है जिम्मरमैन के बारे में। जिम्मरमैन आपने नाम सुना होगा, जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन अगर हम बात करेंगे तो ये जो है एस जी आवाज़ थोड़ा तेज बोले आप, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आवाज सुनाई दे रहा है जी अब बोले। हाँ, एजल सेप्ट एंड जेवन सेप्ट होना था जी गेस जेवन सेप्ट बोले तो ये समझाई कैसा होता सर, और एजल सेप्ट बोले तो थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। गेसल सॉफ्ट, जेमिन सॉफ्ट, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं क्या? थोड़ा सा नाम बदला हुआ है बस, एंटीएट तो ऐसा सोच पड़ता है और नहीं। गेसल सॉफ्ट, जेमिन सॉफ्ट, ये एजल सेप्ट बोले तो सर जेवन सेप्ट बोले तो समुदाय आता ऐसा है। पहले समिति फिर समुदाय, ऐसा बोल रहे हैं सर कि गैमन को आप समुदाय बोलो और जो गैसल है उसको समिति बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब एफ्टोनिस, गेसल सॉफ्ट एंड जेमिन सॉफ्ट। ओके, कंफ्यूजन है सर इसमें, ये भी एजल बोले तो जैसा यहाँ पे जो है आप सभी लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। जो गेसल सॉफ्ट है ये बेसिकली आपकी सोसाइटी है, और जो गेमिन सॉफ्ट है ये आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। 1887 में इसको लाया गया था, हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। चलो सही, आगे बढ़िए। तो कभी नहीं बोल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित किया जाता है वो क्या कहलाती है? समाज कल्याण प्रसाद। आपने नाम सुना होगा जॉन किडना के बारे में। जॉन किडना ने एक हाँ इसने एक परिभाषा दिया कि समाज कल्याण प्रशासन जो होता है वो सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने और सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया बताई थी। तो इसलिए जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करते हैं वह आपकी क्या कहलाती है? समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा किसे कहेंगे? सामाजिक सुरक्षा सर एक बीमा होता है जो पेंशन वगैरह बीमा वगैरह, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिम से बचाव के लिए प्रस्तुत करती है ना। इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर, यानी एक प्रकार की सुरक्षा इस तरीके की बताती है। हालांकि इसी से संबंधित ये शब्द भी है समाज सुरक्षा भी,
हालांकि सोशल जो सिक्योरिटी है वो जोखिम, रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था या मृत्यु जैसी एक्टिविटी पर ये बेसिकली, जैसे बीमा वगैरह का आपने रिप्रेजेंट किया तो आप यहाँ पे इसको शामिल कर सकते हैं। हालांकि दोनों शब्द में कोई अलग से ऐसा कीवर्ड्स नहीं है कि मैं आपको समाज सुरक्षा अलग है, सामाजिक सुरक्षा अलग है, परंतु वही थोड़े से परिवर्तन है, बस इसी चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा। सामाजिक क्रिया व्यापक स्तर पे होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, एक प्रचार प्रसार के माध्यम से जन समुदाय की बात की जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है, सामाजिक क्रिया बन जाती है, यानी सोशल एक्शन बन जाती है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बारे में कि सामुदायिक संगठन के सामुदायिक परिषद में कौन से कार्य हैं। देखिए सामुदायिक संगठन, यहाँ पे हम बात करेंगे सामुदायिक परिषद को लेकर। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, सामुदायिक परिषद में बेसिकली बात जो है स्कॉटलैंड और वेल्स में वैधानिक निकाय के रूप में इसको देखा गया था। जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में इसको एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखा गया था, जनप्रतिनिधि के रूप में देखा गया था। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सामुदायिक परिषद, तो सामुदायिक परिषद में निधियाँ जुटाना नहीं होता है, ये बेसिकली होता है कम्युनिटी चेस्ट में होता है। कितने लोग जानते हो ये कम्युनिटी चेस्ट में होता है। तो आपको बताऊं सामुदायिक परिषद का जो कार्य होगा वो तथ्यान्वेषण की बात करेगा, लोग साझेदारी की प्रोत्साहन की बात करेगा और गतिविधियों का क्रियान्वयन की बात करेगा। तो मैं कहूँगा कि ए लगाइएगा, बी लगाइएगा और डी लगा दीजिएगा, जहाँ मिल जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। सर बजटिंग तो होगा ना, लेकिन अरे कहाँ जा रहे हो बजटिंग वगैरह में लेकर, इसी में सर परिषद का ही बोल रहे हैं। ऐसे परिषद। यहाँ पे निधि जुटाना लिखा है, अगर ये नहीं होता इसकी जगह बजट होता तो होता कि नहीं? बजट देखो बनाने की क्रिया प्रतिक्रिया होती है अगर, तो वो होती है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशंस में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। आप लोग को अगर हम बात करते हैं सामुदायिक परिषद को लेकर, तो जब वित्तीय या फंड की बात होती है तो सीधा कम्युनिटी चेस्ट देखता है, फंडिंग वगैरह बजट वगैरह बनाना कम्युनिटी चेस्ट की भूमिका होगी। ये बात करता है गतिविधि को लेकर, ये बात करता है व्यक्ति को, समुदाय को सुधारने की बात करता, तो ये पैसे की बात नहीं करेगा आर्थिक स्थिति की, उसके लिए बनाई गई है अलग से कम्युनिटी चेस्ट। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रणालियाँ हैं उसमें ये आया संयुक्त बजट बनाना, अर्थव्यवस्था का, ये वित्त व्यवस्था का देखना, नियोजन करना, ये उसके कार्य में आया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आया कहाँ पे है, दिखाना जरा, स्क्रीनशॉट भेजो। बजट कैसे हो सकता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी काउंसलिंग की, सामुदायिक परिषद की काउंसलिंग है ये, हम उसमें बजट क्यों बनाएंगे? बजट बनाने के लिए अलग सोसाइटी बनाई गई है कम्युनिटी चेस्ट, वो बजट बनाएगा, वो पैसे वगैरह रखेगा, वो सारा सिस्टम वो देखेगा कैसे करना है। कार्य में आपको कम्युनिटी परिषद में बिल्कुल बजट का आर्थिक कोई भूमिका ही नहीं है। इसमें आपको बताया जा रहा है खोज करो, सोचो एक बार, अन्वेषण करना है आपको कम्युनिटी का, कम्युनिटी में आपको साझेदारी के रूप में आपको प्रोत्साहित करना है काम को लेकर, आपको उसकी गतिविधियों का क्रियान्वयन करना है, आपको ये काम करने की कम्युनिटी को सुधारना है। अब सुधारने के लिए बजट नहीं बनाना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। बजट का काम इसका बिल्कुल नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। कम्युनिटी चेस्ट का काम होता है बजटिंग का, वित्तीय से संबंधित। ऑप्शन नंबर देखो कहाँ था, मैं ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब बताइए कि मैंने अभी आप लोगों को जब पढ़ा रहा था रिसर्च में, तो वहाँ पे वस्तु परकता की बात किया था और आप लोगों ने शायद देखा भी है। वस्तु परकता का प्रकृति किस, उसकी जो नेचर है किसकी ओर संकेत करेगी? क्या वस्तु परकता आपको हमेशा संबंधित व्यक्ति के मानसिक बोध पर आधारित होती है? होगी तो सर व्यक्ति से रिलेटेड होती है अब ना, वस्तु प्रश्न परक ये subject। बनता है आपके सामने कि हमेशा लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि भाई हमेशा जब कभी प्रश्न में आते हैं तो वो गलत बन जाते हैं, लेकिन प्रश्न का पैटर्न देखो कि वस्तु परकता की नेचर क्या बताती है। वस्तु परकता बेसिकली क्या होता है, पक्षपात पूर्वाग्रह रहित होगा, और जब पूर्वाग्रह रहित होता है तो व्यक्तियों की जितनी भी कंडीशंस होती है देखी जाती है। तो कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक कंडीशन की बात की है कि मानसिक बोध पर आधारित होता है, तो ये बात सही है।
यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। वस्तुपरकता में तार्किक उपागम के साथ संगत सोच रखने वाले की आवश्यकता होती है, ये भी बात सत्य हो जाती है। और वस्तुपरकता की सीमा भिन्न अथवा समान परिस्थितियों में भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है, और ये बेसिकली व्यक्तिकरण का सिद्धांत बता देता है, तो इसलिए आपका ये भी सही हो जाएगा। व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत बता देता है, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये भी ऑप्शन, तो आप यहाँ पर ए, बी और सी का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, ए वाले। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे सामने? 10 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 11। रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में सुना होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समुदाय में लघु समुदाय के बारे में बात किया। और जब लघु समुदाय की बात किया, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल कम्युनिटी, ये किताब कब आई थी? 1955 में। और उसी दौर पर, उसी समय में इन्होंने कुल टोटल 4 प्रकार की विशेषता बताई, जिसमें से मुख्य रूप से, अरे भाई सुन तो लो पूरी बातें, जिसमें से जो तीन बताई गई विशेषताएं वो थी मुख्य, वो विशेषताएं थी मुख्य। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, नंबर 1 की विशेषता की बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से, तो वहां पर आपकी विशेषता क्या बन जाती है? विशिष्टता, छोटा आकार। और नंबर दूसरे बन जाता है लघुता। नंबर 3 पे आपका बन जाता है जो है बेसिकली, अगर हम चर्चा करते हैं आप लोगों से, तो सजातीयता, निवासियों की एक रूप, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो है निवासियों की एक रूपता के बारे में। तो जो निवासियों की एक रूपता है, इसी का नाम है मैम जो है सजातीयता, इसी का बोला है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब आपके मन में आ रहा है कि चौथा कौन सा है। याद रखिएगा, चौथा बेसिकली ये प्रश्न बनाया गया हुआ है ग्रेड ए में, एमपीपीएससी के ग्रेड ए में प्रश्न बनाया गया था कि रॉबर्ट रेडफील्ड का जो चौथा स्टेप है वो कौन सा है, चौथी विशेषता कौन सी है। वो है बेसिकली आत्मनिर्भरता। क्या है वो? आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य समुदाय पर निर्भरता नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आत्मनिर्भरता लिखा होता तो वो सही माना जाता, क्योंकि बहुत बच्चे ये भी पढ़ के जाते हैं कि भाई आत्मनिर्भरता भी है, लेकिन जैसे ही आत्मनिर्भरता में वो कंफ्यूज होते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 4 लगा गए थे, क्योंकि प्रश्न में था अन्य समुदाय पर निर्भर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बी सी है आपका, यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 विशेषता हैं बेसिकली, मुख्य जो है 3 है। यूजीसी में 3 तक पूछा गया है, एमपीपीएससी यानी जो पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है आपको चौथा पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा चौथा भी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, में से किस प्रकार व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आप सब के लिए यहाँ पर है। मैं आपसे पहली बात एक चीज़ बता दूँ, जो आपके सामने परित्याग है, परित्याग का मतलब आप जानते हैं पूर्णता छोड़ देने की बात करता है। किसको बात करता है? परित्याग कर देना भाई, पूर्णता छोड़ देना है ना। और अगर जब हम समाप्ति की बात करते हैं तो आप कहते हो भाई अंत होना या खत्म होना, समाप्त होना, बात वही होता है ना, आपका ये हो जाता है। तो अच्छा, तीसरी बात करते हैं अपहरण। देखिए अपहरण बेसिकली क्या है? एक ऐसा अपराध जिसमें से किसी व्यक्ति या समूह को गैर कानून रूप से वंचित किया गया हो, वो अपहरण को रखा गया है। बेसिकली अपहरण, किसी और शब्दों को रिलेट मत करिए, किडनैप वगैरह, हाँ आप सोच सकते हो किडनैपिंग को, लेकिन आप छोटे लेवल पर सोच रहे हैं। अगर आप किडनैप सोच रहे हैं तो यहाँ प्रश्न में था कि अगर व्यक्ति की नागरिकता खो सकती है तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो अपहरण यहाँ पर जो बताया गया है कि जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह को गैर कानूनी रूप से वंचित किया जाता है, उसको अपहरण के अंतर्गत रखा गया। आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात को समझिए। नागरिकता एक्ट कितने लोग जानते हो? 1955। अब मैं आपको 1955 में जैसे आपने बताया अभी धारा 9 है। धारा 9 में जानते हो क्या जिक्र किया गया? धारा 9 में जिक्र किया गया नागरिकता की बर्खास्तगी। बर्खास्तगी का मतलब क्या होता था? एक प्रकार से नागरिकता को खो देना, बर्खास्त कर देना। अब उसके अंतर्गत अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इस बात से सहमत है? तो वो उसको मान लिया जाएगा कि वो परित्याग कर दिया, एक प्रकार से पूर्णता छोड़ देना।
ये आपका पॉइंट आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त होगी? बताइए। हाँ होगी सर। होगी, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, सर। तो नागरिकता समाप्त कर दो इसकी भी। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो क्या आप उसकी नागरिकता खत्म कर दोगे? हाँ सर, खत्म कर दो। रासुका लग जाएगी सर, हो जाएगी खत्म। खत्म हो जाएगी। यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करेगा, तो क्या उसको भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जानी चाहिए? जी। बिल्कुल। यदि अगर मैं बात करूं कि अगर भारत के संविधान का आप आदर नहीं करेंगे, तो आपको अनादर, यहाँ पे जो शब्द अनादर अगर आप करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे शब्दों को आप रिलेट करिए अपहरण से, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो भी आपका जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी देश में अगर आपने 2 साल की सजा जो है प्राप्त की है, तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये बात मैं बता दूं आपको, नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया है, और उसी नागरिकता अधिनियम 1955 का उठाया गया यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन अपहरण आपका शामिल है, अपराध की सजा नहीं है। अन्य देश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अपराध की सजा अगर काट कर आया है तो वो ठीक था, परंतु अपराध की सजा ये तो अपने देश में भी हो सकता है। लेकिन मैंने अभी लास्ट में क्या बोला था, उस बात को ध्यान रखिएगा, किसी देश में 2 साल की सजा हुई हो उसे, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अपराध की देश है। प्रश्न का जो ऑप्शन है वो अधूरा है, ये बताना चाह रहा है। अगर 2 वर्ष लिखता तो हमें क्लियर हो जाता कि अन्य देश की बात हो रही है, या अन्य देश लिखता तो भी हम समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो गई हमारे देश की, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ABC है, यही देख लीजिए करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो लेकर बहुत सर कंफ्यूज भी थे, लेकिन जो आयोग ने भी माना था देश विरोधी, क्या, सर मैं ये कह रही हूँ, देश विरोधी गतिविधि करेगा हाँ, तो भी तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा क्या? अपराध की सजा तो अपने देश में कर रहा है तो अपराध की सजा में, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा नहीं लिखा गया है, धारा नंबर 9 में नहीं लिखा गया है, तो मैं नहीं बता सकता इसको इस तरीके से, है। होना तो चाहिए भाई, इसको भी समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि वहाँ पे उसको सजा मिल जाएगी। जब रासुका लगती है तो छीन ली जाती है, हाँ। तो वो भी तो सजा है, वो भी तो सजा है ना। तो सजा उसे मिल जाएगी ना भाई, लेकिन नागरिकता अधिनियम सोच लीजिए, आप कहाँ इतना दिमाग की माथा पच्ची अपने कर रहे हो, है ना। तो आप आर्टिकल नंबर, धारा नंबर 9 में ये बातें मेंशन नहीं की गई, उसकी जगह पे आपको सज़ा मिलेगी, तो ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो अपराध की सज़ा के बारे में बात नहीं किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ABC करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, B वाला। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12? अपहरण देख लिया है आप लोगों ने, तो शायद अपहरण को लेकर सोचते ही रह जाएं तो कहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कह रहा है कि जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है। देखिए प्रश्न पहले समझिए, प्रश्न समझा नहीं, उत्तर पे नहीं जाना, ऑप्शन में नहीं जाना। कह रहा है जनतांत्रिक समूह, जो जनतांत्रिक समूह है उस प्रक्रिया में आपको समझना है कि अत्यधिक प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है। तो क्या अपेक्षित होना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? सामूहिक चिंतन होना चाहिए, क्या सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए, क्या सामूहिक योजना निर्माण होना चाहिए, क्या सामूहिक क्रिया का मूल्यांकन होना चाहिए? तो ये सारे होने चाहिए, ABCD। जब भी आप जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया की बात करेंगे, उसके प्रभाव की प्राप्त करने की बात करेंगे, तो ये 4 टाइप के काम करेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, जहाँ पे ABCD मिलेगा वही सही हो जाएगा। C में यही सही है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 14 नंबर के प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने कह रहा है कि समूह गतिकी की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? फुटलेविन। कब? 1944 में। बात करते हैं जो है गुस्ताव ले बाउन का बारे में। अभी मैंने चर्चा भी किया था शायद इनके बारे में, पढ़ाया भी है।
द क्राउड आ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड, हाँ 1985। विलियम वुंट, शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत, 1904। विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियाँ। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किया था, 1923 में। ठीक है, याद रखिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CEDAW मतलब महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए सभी के रूप में उन्मूलन का सम्मेलन है। ये बेसिकली द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जहां महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव के निवारण का अभिसमन संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में किस वर्ष पारित किया गया था? सर ये तो 79 का है ना सर? देखिए 79 में यूएसए के द्वारा अपनाया गया था, यूएसए के द्वारा 1979 में अपनाया गया था। ये बेसिकली जो स्थापित किया गया था वो 3 सितंबर 1981 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन में नहीं है इसलिए प्रश्न को ड्रॉप कर दिया गया था, है ना। ऑप्शन में नहीं, इसको सभी को कॉमन नंबर मिला था, ये प्रश्न जो था ड्रॉप था। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी याद आया आपको, समझ में आया। इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए था 1981, और 1981 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया था। 2 नंबर मिले थे सभी बच्चों को कॉमन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक पुरानी ट्रेड यूनियन कौन सी है? बताओ। एटक, एटक, ओके। क्या आप बताइए, वर्ष बताइए कब आया, तभी तो आपने आइडेंटिफाई किया वर्ष कब जी? 1920 सर। 1920। और एटक का 1947, 1947। और बीएमएस का 1955, 55। और C2 का 1970। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पे अगर हम बात करते हैं एटक के बारे में, AITUC, जिसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 की किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसमें एक अहम भूमिका जो रही थी लाला लाजपत राय की रही थी, लाला लाजपत राय की रही थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनकी भूमिका मुख्य रूप से रही है मुंबई में। बेसिकली ये पुरानी पुरानी ट्रेड यूनियन थी, मुंबई में इसको स्थापित की गई थी 1920 में। बात करते हैं अगर हम लोग बी के बारे में, INTUC के बारे में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 3 मई 1947 को आचार्य JB कृपलानी, आपने नाम सुना भी होगा, इसकी मुख्य भूमिका जो है आचार्य JB कृपलानी का नाम था, आता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप बात करते हैं BMS के बारे में, तो BMS भारतीय मजदूर संघ है ये, जिसकी स्थापना अगर हम बात करें 23 जुलाई 1955 में किया गया था। दंती पंत जो है ढेंगड़ी, दंती पंत ढेंगड़ी इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ढेंगड़ी। ठीक है, ऊट पटांग नाम है ना, याद रखिएगा। C2 के बारे में बात करें, CITU, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, 1970 में। इंडियन ट्रेड यूनियन, ये बेसिकली इसमें सबसे पहले अगर हम महासचिव की बात करेंगे, हम लोग तपन कुमार सेन की बात करेंगे। के हेमलता C2 के प्रथम अध्यक्ष थी। बाद में हालांकि AK पद्मनाभम हुई हैं, इसके अध्यक्ष बनी।
और इसकी स्थापना जो की गई सन 1970 में न्यू दिल्ली में। एक और भी है HMS हिंद मजदूर संघ। हिंद मजदूर संघ जो था ये 29 दिसंबर 1948 का था, जिसमें अगर हम बात करते हैं बस बोन सिंह का नाम आता है और अशोक मेहता का नाम आता है। एक नाम था UTUC के बारे में, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें अशोक घोष का नाम आता है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को उसको ध्यान रखना है। इस सवाल का सही जवाब सबसे पुराना है आपका यही एटक। क्वेश्चन नंबर 17, मिलकॉम स्पेक्ट्रम और जॉन क्लूजो के अनुसार सामाजिक समस्या के उभार के निम्नलिखित चरणों का क्रमांक। देखिए ये जो सामाजिक समस्या है ना, इन सामाजिक समस्या का जो उभार का चरण बताया गया, आंदोलन बताया गया, विधि जो है समतम और आत्मसमर्पण बताया गया, नौकरशाहीकरण और प्रतिक्रिया बताई गई, आंदोलन का पुनरुद्भव यानी एक प्रकार से उसका जो है उत्पत्ति की बात की गई, न्यू की बात की गई, उसके बाद की प्रक्रिया में। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब जो है 17 का मिलकॉम स्पेक्ट्रम का जो सामाजिक समस्या का चरण बताया था इन्होंने 31 अगस्त 2000 को, वो था कंस्ट्रक्शन सोशल प्रॉब्लम पर, कंस्ट्रक्शन इन सोशल प्रॉब्लम में। तो बेसिकली वो जो किताब आई 2000 का संस्करण में, तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम में बताया कि आप सामाजिक समस्या का उभार एक तो आंदोलन के माध्यम से दे सकते हैं, दूसरा आप विधि के रूप में दे सकते हैं या आत्मसमर्पण के रूप में, तीसरा आप नौकरशाहीकरण और प्रतिक्रिया के रूप में, और चौथा जो था आंदोलन के पुनरुद्भव के रूप में। यही क्रम सही है ABCD, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर A को ही लगाए, यही आपका सही रहेगा। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य विहित किए गए हैं? जैसे अगर हम बात करें, इसमें बताया गया कि कौन सा कर्तव्य जो है इसमें निहित किया गया है। 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। 51A 51 का A में अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि 42वें संशोधन के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और ये बात 86वें संविधान संशोधन 2002 10 कर्तव्य उसके पहले थे, और ये जो भाग 4 का है उसके अंतर्गत इसको एक जोड़ा गया था। तो आप लोग देखते हैं ये प्रश्न शायद रिपीटेड भी है, आप लोगों ने एक प्रश्न और भी किया भी था इसी की। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक आपने वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना है, ये आपका रहेगा। और अगर हम बात करते हैं हमारी मिश्रित संस्कृति समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, ये आपका था। देश की रक्षा करना है, तो आप ABD को लगाइए। आय की असमानता का न्यूनतम के बारे में बात नहीं किया गया है, तो जहाँ पर आपको ABD मिलेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, किसी में भी नहीं है? अच्छा, D में तो है ABD, यही करेक्ट है। बताइए, SDG 2030 कार्यसूची का श्रेय किसको जाता है? UNDP को जाता है। UNDP बेसिकली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट है ये, और इसके अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 22 नवंबर 1965 को पर्यावरण और विकास पर जो है बेसिकली चर्चा इसने किया था। हालांकि जब हम बात करते हैं पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की, उस आयोग की स्थापना 1983 में की गई। बर्टलैंड कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया 1987 को, और उसके बाद जो है बर्टलैंड कमीशन के बाद UNDP विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर नज़र रखेगी। ऐसी बात यही कही जा रही है कि कार्यसूची के रूप में ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट माना जाएगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं UNO के बारे में, ये 24 अक्टूबर 1945, ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना। हाँ हाँ FAO के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। WHO की बात करेंगे अगर हम लोग तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 7 अप्रैल 1948 है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया गया, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग ना, कल इसी पे चर्चा करेंगे आगे हम लोग। ठीक है।